जय हिंद। कठिन से कठिन परिस्थिति में खुद को शांत रखिए और अपने लक्ष्य की ओर पूरी आक्रामकता के साथ तीव्रतम गति से आगे बढ़ते जाइए। जो भाग में नहीं भी लिखा हुआ होगा ना मेरे दोस्त, भगवान मजबूर हो जाएंगे कि आपको दे दिया जाए। तो बस इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ आप जीवन में आगे बढ़ते रहिए और आपका लगन ही आपको डिसाइड करेगा कि आप गुलाम बनोगे या राजा बनोगे। क्योंकि आप समय के अनुकूल मेहनत नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा काम। ठीक है, तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो एक आज का कोटेशन क्या है, बोला क्या गया है कि जिस व्यक्ति के अंदर सनक नहीं होती है वो कभी महान नहीं बन सकते। बिल्कुल सही बात है, आपको सन की बनना पड़ेगा। सिरफिरा जिसको बोलते ना है, एकदम दुनिया से हमको लेना देना बिल्कुल नहीं है। दुनिया को साइड कीजिए एकदम और आप अपने रास्ते पे चलिए। ठीक है, चलिए जो सही रास्ता है उसकी हम बात कर रहे हैं, गलत रास्ते पे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्योंकि बायोलॉजी स्टार्ट किया है हमने। बोला गया कि निम्न में से कौन सी कृमि त्वचा, ठीक है, को पार कर आंतों में प्रवेश कर जाती है। अब यहाँ की बात आ जाता है, क्या हम ऐसे ही केवल ऑप्शन को टिक लगा करके आगे बढ़ जाएं? कुछ फायदा होने जाना है? दिमाग में घुसेगा नहीं घुसेगा? अगर ऐसे ही हमने टिक लगा दिया तो घर पे बुक नहीं है, क्या बुक नहीं पढ़ सकते हैं? आप बुक तो पढ़ सकते हैं ना। तो अगर किन्हीं को ऐसा लगता होगा कि हम इस तरीके से करेंगे तो प्लीज वीडियो ना देखिए, आपका टाइम वेस्ट ही होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है किस तरीके से बच्चों को समझ में आता है और ज्यादा दिन तक रहता है। जितना ज्यादा फास्ट आप पढ़ोगे उतना ज्यादा स्लिप भी करते जाएगा दिमाग से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम शुरुआत करते हैं। देखिएगा, बात किया गया है कृमि की, बात किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जीवों को, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो जीवों को कई वर्गों में बांटा है, कई संघों में बांट करके रखा है। जिसमें से आप ये वाला तो नाम सुने हैं ना, पहला कि संघ पोरीफेरा का नाम सुना है ना। तो कोई कि हाँ, संघ पोरीफेरा का तो आपने नाम सुना होगा, संघ पोरीफेरा सुना होगा। फिर उसके बाद में आप क्या सुना होगा, देखिएगा, संघ पोरीफेरा। फिर उसके बाद में आपने क्या सुना होगा, दूसरा की अगर बात कर देते हैं तो संघ सिलेंडेट्रा। यहाँ पे लिख देते हैं संघ सिलेंडेट्रा। ये सब का नाम सुना है कि नहीं सुना है, सिलेंडेट्रा। और जिसको इसको ही बोला किया जाता है निडेरिया। ठीक है, निडेरिया। और एक तीसरा आपको क्या बोला जाता है, प्लेंटीहेल्मिन्थीज, संघ प्लेंटीहेल्मिन्थीज, प्लेंटीहेल्मिन्थीज। अब देखिएगा, इस संघ प्लेंटीहेल्मिन्थीज की बात करते हैं। अब इसी में हमको पढ़ना है। ठीक है, जैसे मैं संघ प्लेंटीहेल्मिन्थीज की अगर हम बात कर देते हैं तो अगर बात करते हैं इसे क्या क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है फीता कृमि। ठीक है, फीता कृमि बोला जाता है, या इसको आप क्या बोल सकते हैं, चपटा कृमि बोला जा सकता है। ठीक है, फीता कृमि या चपटा कृमि। यहाँ चीजों को समझा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये लम्बा इस तरीके से होता है और ये चपटा, यानी जो चपटा मतलब कि चिपटा, कोई चिपट जाता नहीं, उस तरीके से होता है, इसीलिए इसको फीता कृमि बोलिए या तो इसको चपटा कृमि बोलिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्योंकि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर देते हैं जो प्लेंटीहेल्मिन्थीज की। तो प्लेंटीहेल्मिन्थीज की अगर हम बात कर देते हैं तो इसका अगर हम बात कर देते हैं कि ये इसका 80% जो होता है ना, यानी प्लेंटीहेल्मिन्थीज में जितने भी जो आते हैं, जीव वगैरह आते हैं, जितने भी कुछ भी आते हैं इसमें जो वर्गों में बांट करके रखा गया है, तो इस प्लेंटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत में जितने भी जो आते हैं वो 80% क्या होते हैं, तो परजीवी होते हैं। अच्छा, आपके दिमाग में उठा कैसे, परजीवी क्या होता है भाई? परजीवी वो होता है ना जो कोई और खाना बना करके रखा और आप जा करके लपेट गए। ठीक है, यानी कोई और खाना बनाया, आप बनाते नहीं है, जा करके आप उसका खाना को लपेट जाते हैं, वो बनाता है, आप उसी पर आश्रित है, उसको बोलते हैं परजीवी। समझ में आ गया? चलिए, अब इसका 80% भाग क्या है, तो कहे कि परजीवी है। ठीक है, अब 80% परजीवी में से क्या होता है कि कुछ जो है, कुछ की अगर हम बात कर देते हैं, ऐसी 80% परजीवी में से कुछ जो है ना, ये मनुष्यों में, ठीक है, मनुष्यों में, और किस में, तो और किस में, तो कहे कि पशुओं में। ठीक है, मनुष्यों में और किसमें, तो कहे कि पशुओं में। ये पशुओं में क्या होता है, पाया जाता है। पशुओं में क्या होता है, तो कहे कि पाया जाता है, किसके रूप में, तो परजीवी के रूप में पाया जाएगा, क्योंकि परजीवी 80% तो होते हैं, तो परजीवी के रूप में क्या होता है, तो कहे कि पाया जाता है। यहाँ तक तो कम समझ में आ रहा है। देखिएगा, ये सब चीज ना भाई रट करके कुछ नहीं हो सकता है। अगर किन्हीं को लगता है कि हम रट करके 30 मार्क खा बन जाएंगे, तो ना ना ना, गलती मत कीजिए। ठीक है, 30 मार्क खा रट करके नहीं बन सकते। यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है, वहां पे कुछ और तरीके से घुमा देगा, घूम जाइएगा ना, समझ में आ जाएगा, एग्जाम में ऊपर नीचे एकदम देखने लगिएगा। ठीक है, चलिए, अब यहाँ तो बात तो हो गया। अब बात करते हैं ना कि इसका लिंग की अगर बात कर देते हैं। ठीक है, इसका लिंग, जैसे में पुरुष में नर लिंग और फीमेल लिंग जो होता है ना, है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, उभयलिंगी होता है, उभयलिंगी होता है। समझ गए, उभयलिंगी मतलब समझते हैं ना, बाइसेक्सुअल की बात कर देते हैं, बाइसेक्सुअल की बात कर देते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, तो कि बाइसेक्सुअल होता है। अच्छा, तो बाइसेक्सुअल ही है, ठीक है, अच्छी बात है, बाइसेक्सुअल है। तब आप बताइएगा कि इसमें
क्योंकि इसमें लिंग का निर्धारण नहीं हो रहा है ना, पुरुष है कि फीमेल, तो इसीलिए इसको क्या क्या बोला जाता है, तो बाइसेक्सुअल बोला जाता है। ठीक है, अब जब यहाँ पे अगर बात हो जाता है तो इसमें बाइसेक्सुअल में अधिकांश जो होते हैं, इसमें क्या होते हैं, तो क्योंकि अधिकांश, ये अधिकांश जो होते हैं लैंगिक जनन करते हैं। लैंगिक जनन समझते हैं, लैंगिक जनन जिसमें नर और मादा क्या होती है, भाग लेती है, उसी को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। और अलैंगिक जनन किसको कहते हैं, जिसमें नर और मादा भाग नहीं लेती है, उसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तब इसमें अधिकांश भाग लैंगिक जनन करते हैं, और कुछ भाग जो होते हैं, क्या सिर्फ कुछ भाग क्या होते हैं, तो कहे कि कुछ भाग जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो अलैंगिक। जैसे में कुछ भाग क्या करते हैं, तो अलैंगिक। ठीक है, कुछ भाग अलैंगिक जनन करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अलैंगिक में कैसे, या तो वो विखंडन के द्वारा करेगा, अलैंगिक में कैसे, तो कहे कि विखंडन से, और किसके, पुनरुत्पादन से, रीजनरेशन जिसको बोलते हैं, पुनरुत्पादन से, पुनरुत्पादन। ठीक है, पुनरुत्पादन, इसको रीजनरेशन बोल देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो समझ में आ गया। अब देखिएगा, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठेगा कि ठीक है भाई, ऐसा ऐसा तो हमने आपने बताया कि ये प्लेंटी हेलमिंथेज जो होता है उसको फीता कृमि भी बोला जाता है, जिसको चपटा कृमि भी बोला जाता है। ठीक है, इसके 80% भाग जो होते हैं ना परजीवी होते हैं, और जो परजीवी जो होते हैं इसमें से कुछ जो होते हैं वो मनुष्यों में और पशुओं में क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो अच्छा है। इसके लिंग की बात कर देते हैं तो कैसा होता है, उभयलिंगी होता है। ठीक है, और इसमें अधिकांश जो होते हैं वो लैंगिक जनन करते हैं, और कुछ भाग जो होते हैं वो क्या करते हैं, अलैंगिक। अलैंगिक में यानी जो विखंडन और पुनरुत्पादन से क्या करते हैं, अपना जनन करते हैं। समझ में आ गया। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं। आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि बेट एक मिनट, आखिर ये फीता कृमि में आता कौन कौन है, तो सबसे बड़ी बात है, और ये पूछा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन ना आपको पूछा जाता है कि अच्छा एक मिनट बताओ कि ये जो जीव है ये किस संघ के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है, यहाँ तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा, अगले क्वेश्चन में ये वाला टपका देगा। ठीक है, तो रट के कहाँ जाइएगा। देखिएगा, इसके अगर उदाहरण की अगर बात कर देते हैं तो इसके प्रमुख जीव की अगर बात कर देते हैं, प्रमुख उदाहरण यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, प्रमुख यहाँ पे हम जीव लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात कर देते हैं या उदाहरण ही कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कर देते हैं क्या, जो प्लेनेरिया का आपने नाम सुना है, तो कहे कि हाँ सुना तो है, प्लेनेरिया ये किसके अंतर्गत में आता है, तो कहे कि प्लेंटी हेलमिंथेज के अंतर्गत में आता है। समझ में आ गया। फिर उसके बाद में आपको बोलते हैं कि फैसिओला, फैसिओला, फैसिओला भी किसके अंतर्गत में आता है, तो कहे कि प्लेंटी हेलमिंथेज के अंतर्गत में आता है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं, टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम। ठीक है, टीनिया सोलियम। और फिर एक और क्या आता है, टीनिया सेमिनाटा, टीनिया सेमिनाटा। ठीक है, टीनिया सेमिनाटा। ये सभी के सभी जो आते हैं किसके अंतर्गत में आते हैं, तो कहेंगे संघ प्लेंटी हेलमिंथेज के अंतर्गत में आते हैं। ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे सकता है कि संघ प्लेंटी हेलमिंथेज में निम्न में से कौन नहीं है, और बाकी सब ऑप्शन रहेगा और लपेटे जाइएगा। तो इस तरीके से आपको सब ये सब याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस चीज को समझिएगा। अगर अगर मान करके चलिए कि आप सिर्फ इतना ही पढ़ लिया और आपने ये सब छोड़ दिया, तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएंगे। अब कुछ लोग होते ना है एकदम आइंस्टीन के दमादे भैये हैं, एक बार में हम पढ़ेंगे हमको याद नहीं होगा, हम हो ही नहीं सकता है, और एग्जाम में जाते ना है तो वही खुद समझ में आ जाता है। ठीक है, चलिए जिस तरीके से भी रिजल्ट आया है उनको तो लग रहा होगा हम पढ़ के चिड़ के एकदम फाड़िए देवे करेंगे, एकदम पहाड़ पर से कूद जाएंगे, और जब एग्जाम में जाएंगे ना तो खुद ही चिड़ फाड़ जाएंगे। तो इस तरीके से आराम से पेशेंस के साथ में पढ़िए, बहुत फायदा होगा, यकीन मानिएगा। हम ऐसा नहीं करते हैं कि सिर्फ हमने कुछ क्या हम बताएं। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, मेरे पास अनुभव है तभी हम ऐसा बता रहे हैं, नहीं अनुभव रहता तो हम आपको क्यों बताते। यहाँ तो ठीक है, समझ में आ गया, हमारा क्वेश्चन का भी जवाब मिल गया। और एक और लिख लीजिए, एकाइनोकोकस। ठीक है, एकाइनोकोकस। ठीक है, एकाइनोकोकस। ये एकाइनोकोकस की अगर बात कर देते हैं तो ये मुख्यतः किस में पाया जाता है, तो ये मुख्यतः जो पाया जाता है, ये मुख्यतः किस में पाया जाता है, तो कहिए कि आपको पशुओं में। अब पशुओं में भी किस में, तो पशुओं में भी कुत्तों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, कुत्तों में सबसे ज्यादा ये पाया जाता है, यानी एकाइनोकोकस। समझ में आ गया। देखिएगा, संघ प्लेंटी हेलमिंथेज की अगर हम बात कर देते हैं तो पूरा का पूरा यहाँ पे हमने इसको खत्म कर दिया। ठीक है, और जैसे जैसे आएंगे उस तरीके से हम बताते हुए चलेंगे, क्योंकि एक बार सब बता देगा ना दिमाग हौच पौच हो जाएगा, नरेटिव तक खा लीजिएगा, पचबा ही नहीं करेगा, तो कौनो फायदा है। ठीक है, तो समझ में तो आ गया कि इसका आंसर कौन सा होगा, जो क्यों कैसे होगा, जो इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो इसका आंसर फीता कृमि क्यों हुआ, समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पर चलते हैं।
क्या बोला गया है कि एक समान वयस्क पुरुष में होता है, यानी कितना 10 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रति 100 ग्राम खून, 14 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रति 100 ग्राम खून, इस तरीके से पूछा गया है। अब देखिएगा जैसे में ब्लड आया है, ठीक है, तो ब्लड की हम बात कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा, ब्लड, ठीक है, यानी रक्त की अगर हम बात कर देते हैं तो ये रक्त का पीएच मान कितना होता है। सबसे पहले तो आपको दिमाग में ये घूमना चाहिए कि इसका रक्त का पीएच मान क्या होता है, तो कहेगी 7.4 होता है। जब भैया 7.4 है तो ये अम्लीय है कि क्षारीय, तो कहेगी भैया ये तो क्षारीय है। अब जो रक्त जो होता है ये तरल संयोजी उत्तक होता है। क्या होता है, तो कहेगी तरल संयोजी उत्तक होता है। क्या होता है, तो तरल संयोजी उत्तक होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत, तो कहेगी नहीं, यहाँ तक तो जानते ही हैं, यहाँ तक तो बताने की जरूरत भी नहीं। अच्छी बात है, जहाँ से बताने की जरूरत है वहां पे हम बताते चलते हैं। अच्छा, इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य की अगर बात कर देते हैं तो इसका क्या है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। और ये रक्त में पाया क्या जाता है, तो कहिए कि ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और यही हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है लिख देते हैं कि जिसके कारण इसका रंग क्या होता है, तो जिसके कारण इसका रंग क्या होता है, तो कहिए कि लाल होता है। समझ में आया, कोई दिक्कत। आप देखिएगा अभी यहाँ कुछ नहीं है, अभी और हम बताना जो चाह रहे हैं ना उसको देखिएगा, ठीक है। ब्लड की अगर हम बात कर देते हैं तो ब्लड को 2 वर्गों में बांटा गया, ठीक है। यानी ब्लड में खाली ब्लड नहीं है, जो आप देखते ना है, जो अपने ब्लड निकलता है तो उसमें ब्लड नहीं है, बहुत सारी चीजें। देखिए कि क्या क्या उसमें चीज जो रहता है, चीजों को पहले समझिए, ठीक है। ब्लड की अगर एक भाग बोलते हैं तो उसको बोलता है प्लाज्मा, ठीक है। एक भाग क्या है, प्लाज्मा, और दूसरा भाग क्या होता है, रुधिराणु, जिसको आप बोलिए कार्पल्स बोल दीजिए, रुधिराणु, ठीक है, जिसको आप कार्पल्स बोल दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत। ये प्लाज्मा जो होता है ना, ये कितना परसेंट, लगभग 55 से 60%। तो अब इसके लिए मत फोड़ावोल मत कर लीजिएगा कि अच्छा वो बुकवा में 60% लिखा था, कहीं कहीं इसको 65% भी कर देता है, तो इसके लिए मत फोड़ावोल नहीं करना है, ठीक है। लगभग इस कितना 55 से 60% ही पाया जाता है, ठीक है। पूछा जाता है कि प्लाज्मा में कितने, रक्त में प्लाज्मा कितने परसेंट, तो 55 से 60% के आसपास में ये पाया जाता है। तो अब ये कितना, तो कहे कि ये हो जाएगा 45 से कितना परसेंट, तो 50% के आसपास में। समझ गए, 45 से 40 से 45 कर लीजिए ना, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, 45 से 40 कर लीजिए। चलिए यहाँ पे हमने लिख दिया 40 से 45%, कोई दिक्कत, तो कहेगी नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया, तो कहेगी हाँ हाँ समझ में आया। अब प्लाज्मा में होते ना है, प्लाज्मा में 2 चीज होते हैं। पूछे क्या क्या होता है, देखिएगा प्लाज्मा की अगर बात बोलते हैं तो फाइब्रिनोजेन होता है, फाइब्रिनोजेन होता है। अच्छा, और क्या होता है, तो और की अगर बात करते हैं तो होता है प्रोथ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है। अच्छा, ये होता क्या है भाई, सबसे पहले तो दिमाग में ये कि ये होता आखिर क्या है। तो देखिएगा ये होता प्रोटीन है। ये क्या होता है, तो कहिए कि ये प्रोटीन है। पूछेगा क्या ना कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन क्या है, तो कहिए कि ये प्रोटीन है। जिसमें से पता है, ये पूछा गया क्वेश्चन क्या है कि प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण कहाँ होता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि हम अपने खुद से मन से बोलते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन क्या है कि प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण कहाँ होता है, तो कहिए कि इसका निर्माण जो होता है आपको कहाँ होता है, यकृत में होता है, ठीक है। यकृत में इसका निर्माण होता है। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, यहाँ तक तो हमको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है, ठीक है। चलिए अगर हम बात देख लेते हैं यहाँ पे, ये अब रुधिराणु में आ जाते हैं। तो रुधिराणु में बात करते ना है तो यहीं पे पाया जाता है क्या, तो कहिए कि इसी में आपको आरबीसी देखने को मिलेगा, और इसी में आपको डब्ल्यूबीसी देखने को मिलेगा, व्हाइट ब्लड सेल, और इसी में आपको प्लाज्मा प्लाज्मा बोलते हैं, प्लेटलेट्स। इसी में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो कहिए कि प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, जो कई लोगों को डेंगू जो हो जाता ना है, तो यही प्लेटलेट्स क्या होता है, गिर जाता है, ठीक है। यही प्लेटलेट्स को पूछता ना कि अच्छा प्लेटलेट्स कितना है, तो भैया इतना ही, 90,000 के आसपास में प्लेटलेट्स है, 1 लाख के आसपास में प्लेटलेट्स है। तो यही प्लेटलेट्स गिर जाता है डेंगू जो किसी को होता है तब। समझ में आया। चलिए अब देखिएगा आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिएगा इस चीजों को यानी आरबीसी को क्या बोला जाता है, तो आरबीसी को बोला जाता है एरिथ्रोसाइट बोला जाता है, एरिथ्रोसाइट बोला जाता है। अच्छा, डब्ल्यूबीसी को क्या बोला जाता है, तो डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है ल्यूकोसाइट। क्या बोला जाता है, तो कहिए कि ल्यूकोसाइट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, तो कहिए कि थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। कोई दिक्कत, तो पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन, ये सब काफी हिट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये आरबीसी जो है ना, ये आरबीसी यानी जितने ये 40 से 45% है, इसमें सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा यही आरबीसी पाया जाता है।
कितना सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी आरबीसी लगभग 95 से आपको परसेंट के आसपास में ये उससे मैक्सिमम ही है, ठीक है, उससे मैक्सिमम सबसे ज़्यादा आप इसको ध्यान में रखिए कि सबसे ज़्यादा आपको क्या पाया जाता है, तो आरबीसी पाया जाता है। यहाँ तो समझ में आ गया। अब आरबीसी, और आरबीसी जब पाया जाता है तो ये आरबीसी में केंद्रक नहीं होते हैं, ध्यान में रखिएगा, इसमें केंद्रक नहीं होते हैं, ठीक है, इसमें केंद्रक नहीं होते हैं। लेकिन डब्ल्यूसी बीसी में क्या होता है कि केंद्रक होता है, डब्ल्यूसी में केंद्रक क्या होता है, तो होता है। अब इतना रखते हैं क्योंकि एक ही बात दिन सब बताएंगे ना तो दिमाग हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। अब हम चीजों को समझते हैं, अब हम चीजों को समझते हैं और जो क्वेश्चन जो पूछा गया था उस पर हम चलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये आरबीसी में क्या पाया जाता है, तो कहे कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो कहे कि हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब हीमोग्लोबिन के कारण तो अभी हमने बताया कि खून का रंग क्या होता है, तो लाल होता है। खून का रंग क्या होता है, तो लाल होता है। तो क्या इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, किसमें, डब्ल्यूबीसी में, तो कहे कि नहीं भैया ये तो व्हाइट होता है। जब हीमोग्लोबिन पाया जाता, ग्लोबिन, एक मिनट फिर से लिख दीजिए, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, अगर इसमें हीमोग्लोबिन, ठीक है, ग्लोबिन, अगर इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन, तब इसमें तो खून का रंग लाल होना चाहिए था। तो व्हाइट ब्लड से जैसे में आप कहीं छिला जाता है तो व्हाइट व्हाइट दिखाई देता है ना, उसी को बोला था। अगर इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता तो ये तो लाल ना होता, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इस चीज को समझिएगा, ठीक है। कुछ अपने दिमाग से भी दिमाग लगाना है, ठीक है, कुछ अपने से भी दिमाग लगाना है। अब इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है, बस वही जो ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन वगैरह करता है, ठीक है। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो अब यही क्वेश्चन पूछा है कि पुरुषों में कितना पाया जाता है हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन जो है ना पुरुषों में कितना पाया जाता है। तो पुरुषों की अगर हम बात कर देते हैं, यहाँ पे अब लिखते हैं पुरुषों में, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पुरुष में, ठीक है, पुरुष की अगर हम बात कर देते हैं तो पुरुष में देखिएगा, पुरुष की अगर हम बात कर देते ना है तो लगभग वहां पे 15 यानी 14-15 के आसपास में होता है, यानी 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रति आपको 100 ग्राम मिलेगा। जो रक्त होता है ना उसमें आपको इतना मिलेगा, यानी मिलीलीटर में आपको 15 ग्राम मिल जाएगा हीमोग्लोबिन, ठीक है। अगर यही पूछा गया कि स्त्रियों में यानी फीमेल की अगर हम बात कर देते हैं तो स्त्रियों में कितना होता है, तो ये 14 होता है, 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है प्रति 100 मिलीलीटर में होता है, ठीक है, ठीक है। अब इस चीज को समझना है, अब यही चीज को यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिएगा, अब देखिएगा यहीं पे बोला गया है कि एक वयस्क, हाँ एक समान वयस्क पुरुष में, तो हमने पुरुष को देखा, यहाँ पे कहाँ गया, पुरुष को देखा कितना, 15 ग्राम प्रति 100 ग्राम खून में। तो देखते हैं, देखिएगा यहाँ पे 10 दिया है तो काट दीजिए इसको, समझ में आ गया। अब यहाँ पे 14 है, अभी रखिए, रुक करके रखिए, यहाँ पे 18 है, काट दीजिए इसको, यहाँ पे 24 है, काट दीजिए। अब 15 के आसपास में है जो उसको हम लगाते हैं, समझ में आया। तो इस तरीके से कसम खा के नहीं बैठना कि किताब में तो दिया था 15, अब यहाँ पे दिया है 14, गलत क्वेश्चन है, हम नहीं बनाएंगे। तो हाँ, तो आप भी बन जाइएगा, समझ में आया ना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, समझ में आया। अगर स्त्री पूछता तो कम रहता, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, तो नहीं कोई दिक्कत नहीं भी होना चाहिए, दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैसा लगता है सेशन, कुछ सुधार करने की भी जरूरत होगा, बिल्कुल बेझिझक बताइएगा, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अगले क्वेश्चन पे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर लेना चाहते हैं तब ले लीजिए, इधर कर देते हैं, चलिए ले लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हमें क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है। अब यहाँ पे दिया गया है कि किसका बड़ा होता है, मांसाहारियों का, शाकाहारियों का, सर्वाहारियों का, कीटभक्षियों का। देखिएगा, मांसाहारी यानी मांस खाते हैं, ठीक है, मांसाहारी यानी मांस खाता होगा। अब शाकाहारी जो मांस नहीं खाता होता, यानी वो जो क्या होगा, जैसे में फल फूल, जो जैसे में अभी क्या होता है, जिसको पत्ती वगैरह जो खाता है उसी तरह। और पत्ती वगैरह में आप जानते ही हैं कि क्या होता है, तो सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज होता है। अब सेल्यूलोज जो होता ना है, ये अधिक समय में पचता है। ये कितने समय में टाइम हो जाता है, सेल्यूलोज पचाने में ज्यादा समय लेता है। अब भैया ज्यादा समय लेता है तो आप बताइए कि इसके लिए आपको जो आपका आहार नाल, जिसको आंत आप बोलते हैं, जो मुख से स्टार्ट होकर के नीचे तक रहता है, उसी को बोलता है आहार नाल, ठीक है। अब ये ज्यादा लंबा रहना चाहिए कि कम लंबा रहना चाहिए, क्योंकि टाइम ज्यादा लेता है सेल्यूलोज पचाने में, ठीक है। तो अब तो टाइम तो ज्यादा लेता है, तो अब इसको तो लंबा रहना चाहिए। और ये मांसाहारियों वाला जो है ये जल्दी पच जाता है, तो ये तो यानी कम
इसको लंबा रहना चाहिए, किसकी तुलना में, शाकाहारियों की तुलना में। ठीक है, इसका आंसर बुक में जानते हैं मांसाहारी देता है, जो कि गलत है। ठीक है, मैंने सर्च किया काफी जगह पे, ठीक है, तो वहां पे आंसर यही आता है, क्या, शाकाहारी का। क्यों, ऐसे भी लॉजिक भी लगा करके देखिए, क्यों, क्योंकि सेलुलोज को पचाने में ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा टाइम लगेगा तो इसीलिए इसका जो आहार नाल होगा लंबा होगा। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, शाकाहारियों में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन पे देखिएगा कि गाय के दूध है। ठीक है, गाय के दूध जो है ना, ऐसे काहे तंग करते हो भाई। चलिए, ठीक है, क्या बोला गया है कि गाय के दूध का पीला रंग, ठीक है, पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, रेटिनॉल की बात कर देते हैं। अरे भैया, तो ये तो आपको, ये तो विटामिन है। ठीक है, एक की कौन सा, कौन विटामिन है, तो कहिए कि विटामिन ए है। ये विटामिन ए का नाम क्या होता है, तो कहिए कि आपका रेटिनॉल। ठीक है, बात करते हैं राइबोफ्लेविन। ये राइबोफ्लेविन क्या है, तो भैया ये विटामिन बी 2 का नाम है, ये राइबोफ्लेविन। ठीक है, ये तो विटामिन बी 2 का नाम है, तो ऐसे ही कट रहा है, इसको ऐसे काट दीजिए। बात करते हैं थायमीन की, तो थायमीन की बात करते हैं तो विटामिन बी 1 का नाम क्या होता है, तो कहिए कि ये थायमीन नाम होता है। तो ये तो विटामिन है, तो ऐसे कट गया, तो ये भी खत्म हो गया। अब आपके सामने एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन नंबर क्या है, तो कहिए कि ऑप्शन नंबर 2, कैरोटीन। अच्छा, दूध की शुद्धता किससे मापा जाता है, तो दूध की शुद्धता की अगर हम बात कर देते हैं, तो दूध की शुद्धता किससे मापा जाता है, तो कहिए कि लैक्टोमीटर से। लैक्टो, ये सब काफी आसान क्वेश्चन है, क्या इसके बारे में हम बताएं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखने के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए बोला गया है। ठीक है, बीज भंडार में जो बीज को रखा जाता है ना, तो वो उसका परिस्थिति कैसा होना चाहिए। ठीक है ना, बोला गया है ना, तो कैसा होना चाहिए, तो ठंडा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, शुष्क अवस्था में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 में बोला है। देखिएगा, ठंडा और नम में जैसे रखेगा तो बीज तो अंकुरन हो जाएगा ना, और नम अवस्था में रखेगा भाई साहेब तो बीज तो अंकुरन हो जाएगा, तो कैसे बढ़िया से रखाएगा, तो खत्म हो गया इसको। अब देखिए, गर्म एवं शुष्क अवस्था में भी नहीं। ठीक है, और गर्म एवं नम अवस्था में भी नहीं, क्योंकि नम जैसे ही आ गया तो समझिए कि तो बीज तो खैर अंकुरन हो जाएगा, और जब अंकुरन हो जाएगा तो समझिए कि खत्म हो जाएगा, और गर्म अवस्था में रखेगा तो बीज खराब हो जाएगा, तो इसलिए ये भी खत्म हो गया। तो इस तरीके से आप ऑप्शन को एलिमिनेट वहां भी कीजिएगा, हर चीज को आप रट नहीं सकते हैं। क्वेश्चन जो हुआ होगा ना, आपको 60% या 50 से 60% मेहनत कर रहे हैं, तब मेहनत ना कर रहे हैं तब हम उसकी बात नहीं कर रहे, मेहनत कर रहे हैं तो 50 से 60% क्वेश्चन ही आप बना पाइएगा। ठीक है ना, और बाकी जो आपको 40% क्वेश्चन होगा ना, इसी तरह से आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, जिसमें से इसी में से भी आपको 10 से 12% ऐसा होगा जो आपको बुझेबे नहीं करेगा। ठीक है ना, समझ में आया, तो इस तरीके से रिजल्ट होता है। आगे देखिए, तो इसका आंसर तो आपको निकल के आ गया, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगले पर बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि हार्मोन। अब देखिएगा, हार्मोन, हार्मोन की वजह से ही आप सुनते होंगे कि आपको जो कई बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, लंबा नहीं होते हैं। ठीक है ना, कई चीजों जो जिन हार्मोन के वजह से ही वो क्या होता है, निर्भर करता है। तो वो हार्मोन उपयोगी क्यों है, ठीक है, तो पूछा गया है, तो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। उपापचयी प्रक्रिया हेतु, ठीक है, पाचन एवं पुनरुत्पादन हेतु, हार्मोन की वजह से पाचन और पुनरुत्पादन बिल्कुल नहीं है, इसको खत्म कीजिए। ऊर्जा उत्पन्न हेतु, इसको भी खत्म कीजिए, और बीमारियों के बचाव हेतु तो विटामिन का काम है, तो खत्म कीजिए। आपके सामने यही एक ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। यानी उपापचयी प्रक्रिया जितने भी जो आपको जैसे में हो रहे हैं आपको शरीर में, वो सभी के लिए कौन जिम्मेदार है, वो सभी के सभी के आपके लिए हार्मोन जिम्मेदार है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पर चलते हैं। क्या बोला गया कि एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा होती है, तो रक्त के बारे में अभी हमने देखा ना, तो हाँ बिल्कुल देखा। तो रक्त की अगर बात कर देते हैं, तो एक मनुष्य जो साधारण मनुष्य है, वयस्क मनुष्य की अगर बात कर देते हैं, तो उसमें लगभग 5.5 लीटर उसमें क्या पाया जाता है, खून पाया जाता है, लगभग 5.5 लीटर। ठीक है, चलिए, अगर उसका वजन अगर मान के 100 केजी है, ठीक है, तो 100 केजी है, तो देखिएगा वजन के अनुसार के अगर देखा जाए, तो वजन के अनुसार किसी भी व्यक्ति का वजन है तो उसका 7% क्या होता है, रक्त पाया जाता है। 7% क्या होता है, तो रक्त पाया जाता है, यानी ब्लड कितना परसेंट, 7%। अगर कोई व्यक्ति मान के चलिए कि 100 केजी का है, तो उसमें खून कितना होगा, तो उसमें खून 7% इसका निकाल लीजिए, यानी 7 लीटर उसमें क्या होगा, तो खून होगा।
समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो हाँ, वयस्क मनुष्य की बात किया जा रहा है। अब जो करा तकरा उठा करके लिया लीजिएगा, कहिएगा कि एकरा में तो निकालिए तो 100 लीटर 6 लीटर खून ना ना, ऐसा नहीं, वयस्क मनुष्य की बात किया जा रहा है, जो नॉर्मलता होते हैं मनुष्य, उसकी बात किया जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो अब तो समझ में आ गया होगा। तो इसमें आंसर पता है क्या दिया है? इसमें 4 से 5 लीटर दिया है। अब हम क्या कर सकते हैं? हम लोग को तो ये बताया गया है, किताब में भी तो यही रहता है। ठीक है, तो हम तो आंसर यही लगाएंगे कि 5 से 6 लीटर। अब आपको क्या लगाइएगा, आप डिसाइड कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम इस पे हम भी आंसर नहीं लगाते हैं, क्योंकि अब इस तरीके से जब आंसर दे रहा है तो हम क्या लगाए आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। पादपों में डॉट 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 होता है, जबकि पशुओं में यह नहीं होता है। आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा, अगर बात कर देते हैं पादपों में, तो पादपों में अभी हमने बताया सेलुलोज के बारे में, पादपों से ना प्राप्त होता है। तो पादपों में क्या होता है? सेलुलोज होता है। स्टार्च देखिएगा, ये इसमें भी होता है, पादप में, पशु में, दोनों में होता है। ठीक है, प्रोटीन दोनों में, वसा दोनों में। लेकिन सेलुलोज जो होता है सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? तो पादप में। क्या ये सेलुलोज पशुओं में हो? हाँ, पशु में होगा, यानी हाँ पशु में होगा या मनुष्यों में होगा? तो कहेंगे नहीं भैया, इसमें नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? तो ये होगा आपको पादप में होगा, यानी पेड़ पौधा में ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यही सेलुलोज को पचाने में काफी समय लगता है, जिसकी वजह से क्या था कि शाकाहारियों का आहार नल क्या था? लंबा था। ठीक है, किसके तुलना में? मांसाहारियों के तुलना में। और जो सर्वाहारी होंगे ना, तो सर्वाहारी का आहार नल कैसा होगा? तो सर्वाहारी का आहार नल वही शाकाहारी और मांसाहारी के बीच में होगा। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला गया है कि जल प्रदूषण का कारण क्या है? तो जल प्रदूषण का कारण क्या है? वाहित मल एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ। जी बिल्कुल, इससे भी तो जल प्रदूषण होते हैं ना, का नहीं होते हैं? देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े नाला जो होते हैं, आपको नदी में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो क्या जल प्रदूषण उससे नहीं होगा? बिल्कुल होगा। औद्योगिक अपशिष्ट देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों में, आपने जैसे में सूरत में देखा होगा, दिल्ली में देखा होगा, यमुना नदी की हाल तो देख ही रहे होंगे आप लोग, क्या होता है, जो दिल्ली में देख ही रहे हो कि पॉल्यूशन कितना ज़्यादा। तो क्या होते हैं कि जो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री जो हैं, वो क्या करते हैं कि अपना जितने भी जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो सब नदी में ही बहा देते हैं, तो उससे जल प्रदूषण होगा। तो देखिए बिल्कुल, उससे भी जल प्रदूषण होगा, ये भी सही है। कृषि से निकलने वाले पदार्थ, बिल्कुल, जैसे में आपने देखा होगा कृषि में बहुत सारे आपको खाद्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिसमें डीएपी, फिर इसमें यूरिया वगैरह बहुत सारी चीज़ों का, और फिर कीटनाशक चीज़ों का उपयोग किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि पानी वगैरह पड़ता है, तो फिर उसके बाद नहर के सहारे नदी में चले जाते हैं, नदी चले जाते हैं, तो वो सब क्या है? जल प्रदूषण बिल्कुल कर रहा है, ये भी है, सही है। तो आंसर कौन सा लगा सकते हैं? ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखिए भाई, वीडियो यहीं तक था, कैसा लगता होगा सेशन जरूर बताइएगा, क्योंकि सेशन के बारे में नहीं बताइएगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि सेशन हम जो बना रहे हैं क्या आपको फायदा पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा है। अगर सच में फायदा पहुंचाता होगा तो जरूर बताइएगा, कैसा लगता होगा सेशन से, कुछ सुधार करने की जरूरत होगा वो भी बताइएगा। ठीक है, बेझिझक बताइएगा। और बस यही कहेंगे दोस्त कि मन लगा के पढ़ते रहो, पढ़ना है भाई तब, नहीं पढ़ना है तो छोड़ छाड़ दो, जो भी काम में मन लगता हो वही करो। क्या आप टाइम वेस्ट करना है, कुछ फायदा नहीं होता है दोस्त। बाद में पछताने से अच्छा है कि दूसरा क्षेत्र में हम अपना जो काम करना है वो कर लेंगे। तो सेशन के बारे में बताइएगा, और जो नए होंगे, जो ज़्यादा करीबी होंगे, वो उनको पास में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने लक्ष्य की ओर पूरी आक्रामकता के साथ आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, नीति मेरी, नीति आपकी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।